पाकिस्तान के जो पीएम है काकर, उन्होंने एक विवादित वाला बयान दिया है। उन्होंने भारत के जो रॉ एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि जो बलूचिस्तान में इस समय टेररिस्ट घटनाएं हो रही है उसमें रॉ का हाथ है। और उनका कहना है कि जो रॉ है, रॉ से पैसा मिलता है बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लोगों को, और वो जो सेपरेटिस्ट लोग हैं वो जो आम लोगों की हत्या करते हैं। तो उन्होंने कहा है, रॉ के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि मैं खुलेआम बोलता हूँ, रॉ के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ, और अगर आपके पास एविडेंस है जो आप मेरे को काउंटर कर सके तो आप सामने रखिए। तो उन्होंने खुलेआम इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके ऊपर आरोप लगा चुके हैं वो। और अभी बात की जाए बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर मार्च निकल रखा था। लोगों ने वहाँ से बलूचिस्तान के इलाके से मार्च निकाल के इस्लामाबाद तक पहुँच गए थे, और इस्लामाबाद में जब वो पहुँचे तो जो पाकिस्तान की पुलिस, इस्लामाबाद की जो पुलिस है, उन्होंने उन जो विरोध करने वाले लोगों के ऊपर उन्होंने पानी की बौछारें डाल दी और कई लाठी चार्ज भी उनके ऊपर किया। तो ये सरकार, पाकिस्तान सरकार की इस समय आलोचना हो रही है, जिस तरह से उसने बलूची प्रदर्शनकारियों के साथ उसने व्यवहार किया, उसकी बड़ी आलोचना मिल रही है सरकार को। तो सरकार का जो स्टांस है उसको भी काकर ने सामने रखा। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूँ कि हमने जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ थोड़ा सख्ती वाला रवैया अपनाया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारा भी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि जो ये जो प्रदर्शनकारी है पत्थरबाजी कर रहे थे वहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि हमने जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग इसकी तुलना फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है अभी इस समय गाज़ा के इलाके में उससे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, हम अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे इसराइल गाज़ा के लोगों के साथ कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कुछ लोग मेरे ऊपर भी पर्सनल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद बलूच हूँ और मेरे को गद्दार कई लोग कह रहे। तो कह रहे कि मैंने कोई गद्दारी वाला काम नहीं किया और मैं ना ही बलूच लोगों के खिलाफ हूँ, मैं बल्कि उनका उनके साथ लंबे समय से उनका साथ मेरा नाता रहा है। तो उनका कहना है कि इस समय जो बलूची लोग हैं वो भी ज़्यादातर, अगर देखा जाए तो 98% बलूची लोग इस समय पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। केवल 2% लोग हैं जो यहाँ पर बलूच के अंदर इस तरह से आतंकवादी घटनाएं करा रहे और ये हमारे और साथ में जो देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट आया, और स्टेटमेंट इंडिया को लेके स्टेटमेंट है। इंडिया की जो सरकार है उसने कल के दिन एक कश्मीरी पार्टी जिसका नाम है तहरीक हुर्रियत, इसको बैन कर लिया था। ये जो पार्टी है बैन हो गई थी, इंडिया सरकार ने इसको बैन कर लिया था। यूपा एक्ट के तहत ये बैन हो गई थी ये पार्टी। और अमित शाह ने जब ट्विटर में इसके ऊपर पोस्ट भी किया था और कहा कि ये जो पार्टी है, ये जो पार्टी है ये कश्मीर में सेपरेटिज्म कराना चाह रही है, कश्मीर को भारत से अलग कराना चाह रही है, और ये कश्मीर में इस्लामिक शासन लाना चाह रही है। तो अगर इस पार्टी की बात की जाए, तहरीक हुर्रियत, ये सैयद अली गिलानी द्वारा शुरू की गई थी जब वो 2021 में जब वो जेल में बंद थे। तो उन्होंने इस पार्टी को स्टार्ट किया था। और तो इसी को लेकर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट आया, और उसने कहा है कि ये जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो कश्मीरी पार्टियों को बैन कर रही है बिना किसी वजह से। और उन्होंने ये भी आगे कहा है कि पिछले एक हफ्ते में 2 पार्टियां बैन हो चुकी है। जैसे एक और पार्टी अभी कुछ दिन पहले जिसका नाम था मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम, ये भी बैन हो गई थी। इलेक्शन लड़ने के ऊपर इसको बैन लगा दिया गया था। तो ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की वो कह रही है स्टेटमेंट में कि उनका कहना है कि ये बताता है कि इंडिया कश्मीरी लोगों के साथ कितना बुरा सलूक कर रही है, और कश्मीरी पार्टियों को ये बैन लगा के वो जो कश्मीर लोगों की आवाज़ है उसको दबाना चाह रही है। और साथ में जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इंडिया की जो सरकार है इस जो कदम उठा रही है उस कदम को वापस ले। और साथ में पाकिस्तान जो हर समय से उसका ये कथन रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको उसमें तुरंत रेफरेंडम कराया जाए, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो चुन सके कि उनको किधर जाना है।
और जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इलेक्शन जो हो रहे इस समय पाकिस्तान में 8 फरवरी को तारीख है, तो उस इलेक्शन कैंपेन अभी जो चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो इलेक्शन है ये ऐसा लग रहा है कि ये एक फ्रॉड इलेक्शन होने वाले आने वाले समय में। उनका ये उनका कहना है कि जिस तरह से पीटीआई पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, पीटीआई पार्टी के कई नेता और कई उसके दूसरे कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाला गया है, और साथ में जो नॉमिनेशन पीटीआई के जो लीडर भर रहे हैं उनको नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इससे तो ऐसे ही लगता है कि ये जो इलेक्शन है इसमें पीटीआई को उसके साथ भेदभाव हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पीटीआई को चुनाव से उसको बाहर कर दिया जाए। तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इस तरह से किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव का रवैया ना अपनाए, बल्कि बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से चुनाव होने चाहिए। उन्होंने आगे भी कहा है कि अगर ये जो चुनाव है अगर उसमें फ्रॉड होता है तो फिर ये लोगों का जो डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास है वो भी उठ जाएगा, और इससे और ज़्यादा दिक्कत शुरू हो सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको जो इलेक्शन है अगर हम उनको करा रहे हैं तो हमको उसको इम्पार्शियल तरीके से होने चाहिए हो। बात की जाए तो एक और वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, फीफेन। इसने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इसने कहा है कि जिन कैंडिडेटों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो रहा है तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको वजह क्या है, क्यों वो रिजेक्ट हो रहे हैं नॉमिनेशन, उस वजह को वेबसाइट में पब्लिश करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में वो कारणों को पब्लिश करना चाहिए ताकि जो जनता है उसको भी पता लग सके कि जो कैंडिडेटों का नॉमिनेशन कैंसिल हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और अभी बात की जाए तो इलेक्शन में इस समय नवाज शरीफ ने उन्होंने चुनाव सीट के लिए नामांकन किया, और NA-130 लाहौर सीट से उन्होंने नामांकन कर रखा है। तो वहाँ से एक और कैंडिडेट ने नामांकन कर रखा है और उसका नाम है इफ्तिख्यार चौधरी। इसने पाकिस्तान अवामी महज पार्टी से ही है, इसने नामांकन कर रखा था। तो इसने आरोप लगाया नवाज शरीफ के ऊपर, और इसने कहा है कि जो नवाज शरीफ है उसको 2017 में उसको चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया था। तो क्यों उसका जो उसका नॉमिनेशन है उसको एक्सेप्ट क्यों किया गया। तो उसने इसी को लेकर जो पंजाब हाई कोर्ट है वहाँ पर उसने केस फाइल कर रखा है। और जहाँ तक बात की जाए नवाज़ शरीफ की, तो नवाज़ शरीफ के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा बैन लगा हुआ है, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने नवाज़ शरीफ को जो उनका नामांकन है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और साथ में जो जो ये जो व्यक्ति है जिसने कंप्लेंट की है, चौधरी, ये भी कहता है कि मेरा नामांकन रिजेक्ट हो गया। अब मेरे को वजह भी नहीं बताई गई कि मेरा क्यों नामांकन रिजेक्ट हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरे को वजह भी नहीं बताई। तो इसी चीज़ों को लेकर ये जो चौधरी है ये हाई कोर्ट में इसने केस फाइल कर रखा है। और अगर दूसरा पार्टियों का हिसाब देखा जाए तो पीटीआई पार्टी के भी कई ऐसे लीडर हैं जिनका नामांकन को रद्द कर दिया गया, जैसे इमरान खान, ये लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ रहे थे और इनका भी रिजेक्शन, इनका जो नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने कहा है क्योंकि जो इमरान खान है वो इस समय उनके ऊपर 3 साल से ज़्यादा समय की कैद सुनाई गई है उनको, तो इस वजह से उनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया हमने। तो इस तरह से शाह महमूद कुरैशी भी एक बड़े नेता है, उनके नामांकन भी रद्द हो गया। तो पीटीआई पार्टी के लगभग बड़े, अगर हम लीडरों की बात की जाए तो 90% ऐसे बड़े लीडर है पीटीआई पार्टी के जिन्होंने नामांकन किया था और उनका नामांकन वो रद्द हो गया नामांकन। तो 90% बड़े पीटीआई लीडरों के नामांकन रद्द हो गया है। तो इससे यही लगता है कि जो इलेक्शन है पाकिस्तान में इस समय हो रहे, उसमें जो इलेक्शन है वो फ्री तरीके से नहीं हो रहे, ना तो फ्री हो रहे ना वो फेयर इलेक्शन हो रहे।